पिछली क्लास में आप लोगों को संविधान में भाग 5 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। उस राष्ट्रपति से संबंधित ये अंतिम क्लास है। हम पढ़ रहे थे संविधान में प्रमुख जो अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, उन अनुच्छेदों को पढ़ रहे थे। तो उसी के अंतर्गत डाल लेते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 इसमें क्या है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक, कोई भी सार्वजनिक मुद्दा है या कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर, तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के बारे में है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब जो है इसके अंदर और फैक्ट हैं। राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती कि मानना ही पड़ेगा। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है कि अगर उसने सलाह मांगा है तो उस पर जो सलाह सर्वोच्च न्यायालय देगा तो उसको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहे तो माने या वो चाहे तो ना माने। अगला फैक्ट है इसके अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो राय दे उस विषय पर या फिर मना कर दे। तो लिख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय
राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है, या देने से इनकार कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1993 में राम जन्मभूमि मामले में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगी थी। राम जन्मभूमि का जो मामला था उस पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राय देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ दोनों पॉइंट ये कन्फर्म हो जाते हैं कि वो सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति, और जो है सर्वोच्च न्यायालय उसकी सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। तो लिख लेते हैं 1993 में राम जन्मभूमि मामले में, 1993 में राम जन्मभूमि मामले में 1993 में राम जन्मभूमि मामले में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगी थी। तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगी थी। तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह देने से इनकार सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। अब इसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ लिख लेते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब इसमें कौन कौन सी भूमिका राष्ट्रपति की रहती है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के दौरान? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो है 3 प्रकार के आपात होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। लिख लेते हैं उसको। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, अनुच्छेद 352। अब इसमें राष्ट्रपति जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पर पहले आंतरिक अशांति थी जिसको हटाकर अब क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो उन शक्तियों को देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण
या राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं, उसको कुछ नई शक्तियां मिल जाती हैं। इसमें पहली है, वह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है। जो संघ राज्य का बंटवारा होता है वित्त से, पैसे से लेन देन, तो उसमें क्या कर सकता है, उसका नया पैटर्न वो लागू कर सकता है। तो लिख लेते हैं, वह संघ और राज्यों के बीच, वह संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण, वित्तीय संसाधनों के वितरण, वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है, के प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है। अगर आपातकाल नहीं है तो संशोधित नहीं कर सकता है। जब आपातकाल होता है तो वित्तीय प्रतिरूप को, जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित जो प्रतिरूप है, उसको क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। तो पहला हमने बताया कि वह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को के प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी शक्ति जो उसको आपातकाल काल के दौरान प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, तो वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, अधिकार अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 21 में, और अपराधी के लिए सजा, अपराधी के लिए सजा, अपराधी के लिए
सजा के संबंध में सुरक्षा, सजा के संबंध में सुरक्षा के अधिकार, संबंध में सुरक्षा के अधिकार, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 को छोड़कर नागरिकों के छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो दूसरी शक्ति कौन सी है? वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जो अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद 20 में है अपराधी के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा का अधिकार। इन दोनों को छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। फिर अगला आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, तो ये दो शक्तियाँ थी। कब? जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब उनको राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। जो प्रमुख थी हमने लिखा है। और राष्ट्रपति शासन, तो इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। अगर कहीं राज्य आपातकाल के आ जाए तब भी आप समझिए राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, या संवैधानिक आपातकाल का उल्लेख कहीं आ जाए क्वेश्चन में तब भी आप ये समझिए राष्ट्रपति शासन की ही बात कर रहा है वो। तो लिख लेते हैं, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के आपातकाल के रूप में जाना जाता है, अब जब राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य का काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा होता है संविधान के अंतर्गत, तो वहाँ क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है राष्ट्रपति, या फिर संघ द्वारा दिए गए निर्देशों। पहला कार्य था राष्ट्रपति शासन लगाने का कि राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण लागू कर सकता है। दूसरा था संघ द्वारा दिया गया कोई निर्देश है, कोई नियम कानून है, उसको प्रभावी यानी लागू करवाने में राज्य अगर असमर्थ होता है तब भी राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो जाता है। तो लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 अनुच्छेद 356 या संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, या संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, या संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन
कराने और पालन कराने या उन्हें प्रभावी रूप लागू करने में और उन्हें प्रभावी रूप में लागू करने में विफलता अब ये बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के आधार पर लगाता है, के आधार पर लगाता है। तो राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 या संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में विफलता अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। राष्ट्रपति शासन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। राष्ट्रपति शासन लगाता है। अब उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। हम इनको और ज़्यादा डिटेल में कितने समय के लिए रहेंगे, ठीक है, इसके बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति की क्या भूमिका है प्रमुख, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जब इसको अलग से राष्ट्रीय आपातकाल के टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति भारत या उसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता का खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल वो लगा सकता है। लिख लेते हैं, राष्ट्रपति भारत या उसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता का खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया भारत में। तो इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ में जो भी सेवारत व्यक्ति हैं उन सभी के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी ये भी आ जाते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों सहित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ में सेवा करने वाले किसी भी वर्ग मतलब कोई भी विभाग हो, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों का वेतन भत्ते में कमी के निर्देश दे सकता है। कमी के निर्देश दे सकता है। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ में सेवा करने वाले किसी भी वर्ग के व्यक्तियों का वेतन भत्ते में कमी के निर्देश दे सकता है। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जो राष्ट्रपति कार्य करता है, उनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच या और उससे भिन्न राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच भी राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। परिषद की नियुक्ति कर सकता है और विभिन्न आयोगों का भी गठन करता है, उसके सदस्यों को जो है नियुक्त करता है। तो ये प्रमुख जो है राष्ट्रपति के शक्तियाँ या उसके कार्य थे जो संविधान में प्रमुख अच्छे में दे रखे थे, तो हमने उनको इसके अंतर्गत कवर किया है। अब अगली क्लास एक नए टॉपिक से शुरुआत होगी।